गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 डैश में आयोजित हुआ, यानी कि किस देश में आयोजित हुआ और इस प्रतियोगिता का विजेता डैश देश रहा। तो याद रखिएगा, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था और इसका विजेता कौन था? इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान जो अपनाया गया था, याद रखिएगा उस पर टोटल 284 लोगों का सिग्नेचर था। कितने लोगों का? 284 लोगों का सिग्नेचर था। और उस समय हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थी। टोटल कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। बाद में 4 शेड्यूल आपका ऐड हुआ, जिसमें कि शेड्यूल 9 था आपका, फिर 10 था दल बदल कानून, है ना। 9 जो था वो भूमि सुधार से था और पहला संविधान संशोधन था। 11वां आपका पंचायती राज व्यवस्था है और 12 आपका क्या है? नगर पालिका। ये 4 शेड्यूल ऐड हुआ। जो नंबर है संविधान का वो आपका 395 है, लेकिन टोटल आर्टिकल अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो 450 प्लस आर्टिकल है, बट नंबर वाइज की बात करेंगे तो टोटल 395 हमारा उस बुक का लास्ट आर्टिकल मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स का। याद रखिएगा, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था या किस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है? तो वो क्या है आपका? 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए, आपको बोल रहा है कि सीधा सीधा पंचायत और नगर पालिका जो है किस वर्ष भारतीय संविधान में सम्मिलित हुआ है। ऑप्शंस देख के आप क्लियर कर सकेंगे। ऑप्शन है 1991, 95, 2000, 1993। और जो लोग कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, इसका आंसर है आपका 1993। ठीक है। और डेट क्या था आपका? तो जब हम पंचायत की बात करेंगे तो डेट था 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था इनैक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी है आपका सरोजनी नायडू, जिसको कि हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। अच्छा, जब बात करेंगे लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है और पीटी उषा को हम लोग क्या कहते हैं? उड़न परी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, जो विशप है वो आपका शतरंज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चेस बोर्ड से रिलेटेड है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? आपको कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को। तो देखिए, इकोनॉमिक्स पर स्टार्ट करेंगे तो टोटल अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। एक आपका हो जाता है सामाजिक अर्थव्यवस्था। ठीक है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, जितनी भी अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रक्रम है, वो सभी के सभी क्या होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। दूसरा आता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा का सारा क्या होता है? प्राइवेट फर्म के हाथ में होता है। सारा कुछ प्रोडक्शन यूनिट, गवर्नमेंट का बेसिक यूनिट को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या होता है? प्राइवेट के हाथ में होता है। और उसका सीधा सीधा कहना है, जहाँ प्रॉफिट होगा हम इन्वेस्ट वहीं करेंगे। और इन दोनों से हटकर फिर एक व्यवस्था आता है जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कुछ फर्म जो होता है वो सरकारी होता है और कुछ फर्म क्या होता है आपका? प्राइवेट होता है। तो भारत की बात करें तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? वो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ कुछ जो मेजर डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के पास है और कुछ डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को कहा जाता है खमसिन। क्या कहा जाता है? खमसिन कहा जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट है आपका क्या, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हुई 1954 से। कब? 1954 से स्टार्ट हुई है। और ये मिला है किनको? जो हमारे फर्स्ट शिक्षक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको कि हम 5 सितंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, उनको मिला है 1954 में। हालांकि 3 लोगों को मिला है, लेकिन सबसे पहला नाम इनका था, इसलिए पहला इनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में जो इन्फ्लेशन को मापा जाता है, तो याद रखिएगा भारत में इन्फ्लेशन को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ठीक है, किससे मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। और याद रखिएगा आज के डेट में अगर बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक का जो बेस ईयर है, बेस ईयर का मतलब समझिए कि उसी ईयर के महंगाई को लेकर हम कंसिडर करते हैं या कंपेयर करते हैं कि महंगाई कितने % बढ़ी है। तो अगर हम बेस ईयर की बात करें तो वो बेस ईयर आज के डेट में क्या है? 2011-12 है। यानी 2011-12 के अकॉर्डिंग हम लोग आज के डेट में महंगाई को मेज़र कर पाते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां और बलबन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जब माप तौल की प्रणाली की व्यवस्था की बात करेंगे तो वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई है। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, ये आप ध्यान में रखेंगे कि रूस का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस, के द्वारा इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है? तो देखिए प्रोग्राम का क्या नाम है? प्रोग्राम का नाम है इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम। ठीक है, तो पूछ रहा कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है? लूना 2, लूना 23, लूना 25, लूना 32, लूना या लून कह लीजिए, है ना, लूनर बोलते हैं हम लोग चंद्रमा से रिलेटेड। तो याद रखिएगा आंसर क्या है आपका? लून 25 जो है वो आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए आपका, एलेसेंड्रा कोरप, सलमान रश्दी, आलिया मीर और हरिबाल कृष्ण। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एलेसेंड्रा कोरप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा आपको पूछ रहा है किस ने कार्यकारी प्रधानमंत्री का मतलब होता है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है कि अचानक से अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो गई या प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जा रहे हैं तो इंचार्ज देकर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो पूछ रहा है कि प्रथम बार कौन बने थे? तो वो थे गुलजारीलाल नंदा। अचानक से नेहरू जी की 1964 में जो हार्ट अटैक हुई या मृत्यु हुई, उसके बाद टेम्परेरी बेसिस पे गुलजारीलाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया। चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो याद रखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है वो रिलेटेड है आपके संविधान संशोधन प्रक्रिया से, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और अभी वर्तमान में टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 105 संविधान संशोधन हो चुका है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में, रिक्तता का मतलब खाली रहने की स्थिति में, कौन राष्ट्रपति पद संभालता है? तो याद रखिएगा अगर इन दोनों का पोस्ट अगर खाली हो जाए किसी वजह से, जैसे राष्ट्रपति की डेथ हो गई और उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी भरेगा तो वो राष्ट्रपति पद को खाली करेगा, उस स्थिति में जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेगा। याद रखिएगा किसकी तरह? एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेगा। और ऐसे पहले जो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करने वाले चीफ जस्टिस कौन है? वो हैं एम हिदायतुल्ला। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा भारत का जो नेशनल आपका फ्लैग है उसको 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? ठीक है, तो सत्यमेव जयते बेसिकली क्या है? हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। तो राष्ट्रीय गान गलत है, राष्ट्रीय चिन्ह गलत है, राष्ट्रीय गीत भी गलत है। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 से हुई है, 1959 से भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे यूक्रेन की राजधानी, आप लोग ने काफ़ी न्यूज़ सुना होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर, तो आपसे यूक्रेन की राजधानी पूछ रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या होगी? कीव होगी। क्लियर? याद रखिएगा यूक्रेन की राजधानी कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हैं अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? याद रखिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी।
और ये है कहाँ, ये चीन में है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, वो है गंगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है आपका नील नदी। क्या है, नील नदी। नील नदी सबसे लंबा है। अगर बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी तो याद रखिएगा वो है आपका अमेज़न, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। नील नदी की बात करेंगे तो आपको पता है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, यानी कि नील नदी आपका अफ्रीका में हो जाएगा। यांगटीसी नदी चाइना में है और गंगा वो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा ये लेब्राडोर जो है वो है एक ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा क्या होती है, जो कि पोलर रीजन से यानी कि ध्रुवों से आपके इक्वेटर की ओर फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में प्रथम महिला राजदूत कौन थी। तो याद रखिएगा भारत में प्रथम महिला राजदूत थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। और इवन कि यूएसए में भी जो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट एम्बेसडर बनी थी वो भी कौन थी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर के में कितने अक्षांश का अंतर है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अक्षांश रेखा कहते किसको है। आपका ये जो आपका अर्थ है, अर्थ में एक्स एक्सिस के पैरेलल वे में जो लाइन जा रही है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्लियर हो गया। और एक्स एक्सिस में ये जो 0 डिग्री लाइन होता है इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि भूमि को मध्य से बांट देने वाली रेखा कहते हैं। अब नेक्स्ट में दो टर्मिनोलॉजी है, एक भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु, एक भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर। तो याद रखिएगा भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर जो है वो आपका इंडिया जो बाउंड्री टच कर रहा है नीचे कन्याकुमारी के पास वो होगा। और भारतीय संघ का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो अंडमान निकोबार का जो नीचे निकोबार द्वीप समूह है वहाँ होगा। उन दोनों के बीच में कितने अक्षांश का डिफरेंस है, 2 डिग्री अक्षांश का डिफरेंस होगा। कितने डिग्री अक्षांश का, 2 डिग्री अक्षांश का डिफरेंस होता है अंडमान निकोबार का निकोबार द्वीप समूह का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु। अच्छा अब बात कर लें हम लोग दक्षिण बिंदु कहाँ है। याद रखिएगा तो भारत संघ का जो दक्षिण बिंदु है ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आपने सुना होगा इंदिरा पॉइंट। और जब बात करेंगे भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो याद रखेंगे वो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कन्याकुमारी जिसको हम कहेंगे कैप कैमोरिन, वो आपका क्या है भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे लक्षद्वीप बेसिकली 3 अलग अलग द्वीप समूहों के नाम को परिवर्तित करके बनाया गया था, जिसमें कि पहला था आपका मिनिकॉय, दूसरा था लक्का द्वीप और तीसरा था अमिनी द्वीप। इन्हीं तीनों को कंबाइन करके लक्षद्वीप बना था। तो आपसे पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ये मरकत द्वीप जो है वो शामिल नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि जो मरकत द्वीप है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लक्षद्वीप समूह में कितने आपके आइलैंड है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। टोटल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि महात्मा गांधी ने MK गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप लोग को पता है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। किसका, बेलगांव अधिवेशन। तो याद रखिएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन में MK गांधी ने एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की थी और उसी अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया। आप अगर ऑप्शंस को ही सिर्फ क्लियर कट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो ऑप्शन क्या है, 305 BC ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। सेकंड कह रहा है कि तापमान 45 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है। याद रखिएगा ये जो आपका कपास की खेती के लिए जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ये बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर है, पूरा गर्मी वाला टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर क्या है मॉडरेट में, तो याद रखिएगा 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चाहिए कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट आपका ऑप्शंस देख लेते हैं, गहरी और मध्यम काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में तो कपास होगा ही। इंदौर 2 सुजाता मालवी कपास की किस्में हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, B नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
तो याद रखिएगा वंस मोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्य है आपका बिहार। और इस योजना के तहत अगर आपके ओलंपिक में अगर कोई मेडलिस्ट मेडल जीत कर लाते हैं, गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं, तो उनको कितना मिलेगा? उनको 2 करोड़ मिलेगा गोल्ड वाले को, ठीक है, 2 CR। अगर कोई गोल्ड से नीचे आपका सिल्वर मेडल लाते हैं तो उनको 1.5 करोड़ मिलेगा, ठीक है। और उससे भी नीचे लाएंगे तो 1 करोड़, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल वालों को 1 करोड़ दिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो याद रखेंगे अमोघ वर्ष प्रथम जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध होता है। एक तो होता है आपका 1191 में और एक होता है 1192 में, और उसको हम लोग कहते हैं तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और 1192 का जो तराइन का सेकंड युद्ध है उसमें आपका मोहम्मद गौरी जीता था। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा उस समय जो है जब कालिंजर पर अटैक किया था तो उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र था, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों में शामिल नहीं है? तो आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो लोकसभा का विघटन जो है ये आपका क्या है? विधायी शक्तियाँ हैं। कैसी शक्तियाँ हैं? विधायी शक्तियाँ हैं किसकी? राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। जब उपराष्ट्रपति क्या आता है तो हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं, और राष्ट्रपति में भी आपको पूछेगा कि कौन निर्विरोध चुना गया है, तो उस समय आंसर होता है नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डीप जाकर पूछ रहा है कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, मतलब उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई खड़ा था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका आर वेंकटरमन। क्या होगा? आर वेंकटरमन ऐसे थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2006 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया था, बेसिकली 2026 तक? तो बेसिकली ये जो डिसीजन लिया गया था ये 2001 में लिया गया था, और 2001 में वो संशोधन क्या था? वो संशोधन था 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें बताया गया कि 1971 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत में लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्य सीटों की संख्या है वो 2026 तक चेंज नहीं होगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन के तहत अभी एंग्लो इंडियन के 2 सीट को लोकसभा से हटा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। ये कथन किसका है? बेसिकली ये कथन बोला जा रहा है कांग्रेस के बारे में, और ये कथन दिया गया है 1905 में बंगाल विभाजन करने वाले लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्लियर? किसके द्वारा बोला गया है ये सेंटेंस? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो उन्होंने की 1905 में बंगाल विभाजन को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैम्प का लेखक कौन है? तो आई होप सो आप लोग अगर जीएस पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत भी तो ये जानते होंगे। मेन कैम्प का मतलब होगा आपका, ये किसका लेखक है? ये लेखक है हिटलर। हिटलर की जो आत्मकथा है उसको मेन कैम्प बोला गया है, और मेन कैम्प का हिंदी है मेरा संघर्ष। क्या है? मेरा संघर्ष पुस्तक किसका लिखा हुआ है? हिटलर का लिखा हुआ है। हिटलर कहाँ से रिलेटेड होगा? जर्मनी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? अच्छा, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वर्ल्ड मैप की ओर, इंडिया मैप की, इंडिया के स्टेट मैप की ओर देखेंगे, और स्पेशली आज सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, और साथ ही साथ समझेंगे कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य को छू नहीं रहा है। चलते हैं हम लोग मैप की ओर। देखिए आप देख सकते हैं इस मैप को, इस मैप में हम लोग चलेंगे नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो ये वाला जो सेगमेंट है आपका भूटान वाला, बांग्लादेश वाला, ये आपका क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। और जब हम लोग बात करेंगे इस नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को, तो इस नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा है जिसका बांग्लादेश से जिसकी सीमा नहीं लग रही है। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें इस बांग्लादेश की। इस बांग्लादेश में हम लोग अगर देखेंगे तो इस बांग्लादेश में हम लोग का क्या क्या टच हो रहा है? तो पहला तो ये वेस्ट बंगाल टच हो रहा है यहाँ तक, उसके बाद फिर आपको दिख रहा होगा ये आपका असम भी टच हो रहा है इस जगह से, मेघालय टच हो रहा है,
त्रिपुरा टच हो रहा है, मिज़ोरम टच हो रहा है। ऑप्शन में देखिए नागालैंड दिया हुआ है, नागालैंड आपका बांग्लादेश से टच नहीं कर रहा है। अच्छा, हम बात कर लें सेवन सिस्टर्स की, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सेवन सिस्टर कहते हैं, जिसमें पहला आपका अरुणाचल प्रदेश है, मैप देख सकते हैं। सेकंड आपका नागालैंड है, ठीक है। थर्ड आपका मणिपुर है। फोर्थ आपका मिज़ोरम है। फिफ्थ आपका त्रिपुरा है। सिक्स्थ आपका मेघालय है। और सातवां आपका क्या है, बीच में, सबके बीच में असम है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। आपको दिख रहा होगा क्लियर कट कि नागालैंड से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, नागालैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो 3 तरह का जो आपका मंदिर निर्माण कला है वो कौन कौन सा है। एक तो आपका द्रविड़ शैली है जो साउथ में होता है, कहाँ होता है, साउथ में होता है। फिर एक बेसर शैली है, क्या है, जिसको हम लोग बेसर शैली कहते हैं, ये आपका मिड में है, कौन सा है, मध्य में है, यानी कि ना ऊपर है ना नीचे है। और फिर आपका आता है एक नागर शैली, और नागर शैली क्या है, उत्तर भारत में है, जिसको हमको नॉर्थ कह सकते हैं। तो याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं यूपी की, अयोध्या की, तो यूपी जो है वो इंडिया मैप में नॉर्थ पार्ट में है, नॉर्थर्न पार्ट में है। पूरे मैप को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो याद रखिएगा वहाँ का जो अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है वो किस शैली में बनेगा, वो नागर शैली में बनेगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो याद रखिएगा राजतरंगिणी के बारे में अगर बात करें तो इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है कि इसका लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इनके लेखक हैं कल्हण। और ये कल्हण ने इसमें किसके बारे में बात की है, तो हम लोग JNK, जम्मू एंड कश्मीर वंश के बारे में बात हुई है राजतरंगिणी ग्रंथ में। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि फ़ारसी में अनुवाद किसने किया। तो याद रखिएगा मौलाना शौरी, किन्होंने, मौलाना शौरी ने राजतरंगिणी पुस्तक का फ़ारसी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। याद रखिएगा ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल स्वर्ण पदक की बात कर रहा है, तो वो स्वर्ण पदक किनका है, अभिनव बिंद्रा का है, 2008। कब का, अभिनव बिंद्रा 2008 जो बीजिंग ओलंपिक था यानी कि चाइना में था, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो आपसे पूछ रहा है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से रिलेटेड थे, तो उनका खेल था शूटिंग। क्या था, उनका खेल शूटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए 2 दिन पहले मैंने इसके सेट में बताया था आपको, HSRA है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल एसोसिएशन, वो आपका भगत सिंह थे। बट जब बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का यानी कि HRA का, तो याद रखिएगा आंसर कौन होंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था। उस अभियान का नाम है भारत, ठीक है। कृषि अवसंरचना कोष को यानी कि कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका फंड बनाया गया है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किस नाम का, भारत नाम का। और जब बात करेंगे भारत नाम का जो फुल फॉर्म है BHART, उसका फुल फॉर्म है बैक्स हरोल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति। तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका साइड में बोत्सवाना देश से लड़ती है यानी उसके बॉर्डर पे है, वहाँ पे पाई जाने वाली जो जनजाति हैं उसको जनजाति को बुशमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुशमैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि कौन सी ऐसी पर्वतमाला है जो उत्तर भारत और साउथ इंडिया के बीच का सीमा का निर्धारण करती है, वो है आपका विंध्य पर्वतमाला। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी विंध्य पर्वतमाला जो MP में है, वो नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करने का काम करती है, नॉर्थ और साउथ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा आपने इनका बारे में नाम सुना होगा, जो चंपारण सत्याग्रह है आपका, तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने वाले यही थे। और आंसर क्या है, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ये महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, किन्होंने, राजकुमार शुक्ल ने।
चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन्ड द पुअर। अबंडन का मतलब होता है वंचित करना या त्याग देना। तो इस बुक के लेखक कौन है? तो ये दे रखिएगा, ऑप्शन में देख लेते हैं, मेघनाथ देसाई, संयुक्ता दास, अभय के और शशि थरूर। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका मेघनाथ देसाई। इन्होंने इस बुक को लिखा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन्ड द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया था? तो टोटल नंबर ऑफ, ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसके तहत टोटल 1309 रेलवे स्टेशन को चुना गया है उसके विकास के लिए। ठीक है। और जब बात कर लें इसके फर्स्ट फेज़ में, तो जब फर्स्ट फेज़ की बात कीजिएगा तो फर्स्ट फेज़ में टोटल इंडिया में है 508। और जब हम बात करेंगे फर्स्ट फेज़ में बिहार में किसका, कौन सा योजना है? अमृत भारत योजना के तहत बिहार में टोटल 49 रेलवे स्टेशंस को चुना गया है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में टोटल 1309 है, उसके फर्स्ट फेज़ में 508 है। और जब हम सिर्फ बिहार की बात करेंगे तो बिहार में टोटल 49 रेलवे स्टेशंस को चुना गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, लक्ष्मी मित्तल, आर दिनेश, उदय कोटक और TB नरेंद्रन। आंसर क्या होगा? आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? साइंस ले लेते हैं। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। ये किसके कारण होता है? ये अनुनाद के कारण होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत क्या होती है? याद रखिएगा, जब हम ह्यूमन की बात करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बिल्कुल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बॉडी को ज़रूरत है वो है आपको प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन से ही बॉडी बिल्डिंग होगा, ग्रोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, नाइट्रोजन, लिथियम, नियॉन और आर्सेनिक। आंसर क्या होगा? आर्सेनिक होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्वारेजिया, याद रखिएगा, एक्वारेजिया को सबसे हार्ड एसिड कहा जाता है, के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब सही नहीं है का मतलब गलत है। पहला ऑप्शन है एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है, बिल्कुल सही है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, सही है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊंचा युक्त और विस्फोट संभाव्य वाला है, ये भी सही है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया सबसे हार्ड एसिड माना जाता है किसको? एक्वारेजिया को। और सबसे लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का रेशियो 3:2 है, जो कि गलत है। आंसर होगा 3:1। ठीक है। किसका विलयन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो रेशियो है वो होता है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक में रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को, देखिए यहाँ पे बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो उत्पादित पदार्थ है, कैटलिस्ट है ना, उसको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? आप ऑप्शन देखिए और इसका जवाब बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। विटामिन ए की मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन नियम का जो प्रतिपादन है वो किन्होंने किया है? फजन और सोडी ने किया है। किसने? फजन और सोडी ने क्या किया है? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रा क्या है? तो ऑप्शन देखिए आप, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊर्जा का मात्रा क्या है। ऑप्शन है वाट, जूल, जूल सेकंड और पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? तो देखिए, रक्त संचरण का मतलब होता है ब्लड का फ्लो होना, उससे रिलेटेड जो खोज है वो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, वाटसन क्रिक ने, एडवर्ड जेनर ने, विलियम हार्वे ने और लिस्टर ने। तो याद रखिएगा आंसर क्या है आपका? आंसर है विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की खोज की थी। क्लियर। और जब बात करेंगे ब्लड समूह का, जो हम लोग कहते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव,
ए बी पॉजिटिव। इसका खोज किया था आपके लैंड स्टीनर ने। किसने खोज किया था? लैंड स्टीनर ने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? तो आई होप सो आपको इसका आंसर आता होगा। जेम्स वाट जो हैं वो स्टीम इंजन के आविष्कारक हैं। कौन है? जेम्स वाट स्टीम इंजन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च जो है वो हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है। क्या? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस रक्त समूह में व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि डोनर कहा जाता है? तो आई होप सो आपको पता होगा ओ ग्रुप का जो ब्लड है वो उसको हम लोग सार्वजनिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब सीधा सीधा होता है समावेशन, ठीक है, एक दूसरे से मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो याद रखिएगा अल्टीमीटर से भूतल की लंबाई यानी कि ऊंचाई मापा जाता है। किससे? ज़मीन से ऊंचाई मापा जाता है। क्या? अल्टीमीटर के द्वारा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो आप देखिए नाइट्रोजन का क्या आपका 7 होता है और आप क्या करेंगे नाइट्रोजन में एक आप अगर दे देंगे, पॉजिटिव होने का मतलब दे देना है, तो वो आपका 6 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्या है? कार्बन परमाणु का सम इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो आई होप सो आपको पता होगा इमेजिनरी और इरेक्ट इमेज जो है वो बनता है आपके उत्तल दर्पण में या अवतल लेंस में, और सभी स्थितियों की बात कर रहा है। अगर कुछ एक स्थिति यानी कि एक्सेप्शन की बात होती तो हम लोग उत्तल लेंस का भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि आपका NH4Cl के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और कैल्शियम शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब, शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब होता है CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या? याद रखिएगा इन दोनों को मिलाकर अमोनिया मिलता है। अच्छा क्वेश्चन ये कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है NH3। क्या होता है? NH3 को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। यानी अमोनियम क्लोराइड को शुष्क बुझे हुए चूने के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो हम लोग को प्राप्त होगा अमोनिया NH3। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को क्या कहते हैं? यानी कि चुंबक जो है वो अट्रैक्शन ना करे बल्कि क्या करे? रिपल करे, है ना, प्रतिकर्षित करे, तो उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए उसको कहते हैं माइसनर प्रभाव। क्या कहेंगे? माइसनर प्रभाव करेंगे, जिसमें कि चुंबक विकर्षित होता हो, दूर हटता हो। नेक्स्ट है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर पैमाने का तापमान। देखिए जो लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैंने लिखा था C = F-32। आप पूरे ऑप्शन में देख लें F-80, 80, 32 है, आंसर क्या होगा? C होगा, ठीक है। और अब ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ। फार्मूला था आपका C = F-32 × 5/9। आप देखिए इस 5/9 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो यही 100 हो जाएगा और ये आपका 180 हो जाएगा। तो आंसर आपका C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है? यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एस्टेरॉइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं आप। थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है, पिट्यूटरी है और कार्टिसोल है। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका कार्टिसोल है। वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रकृति स्टेरॉइड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाब और आवेग का विमा क्या है? याद रखिएगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दाब का जो विमा है या फॉर्मूला है प्रेशर = था फोर्स बाय एरिया, ठीक है। बल बटे क्षेत्रफल को हम लोग दाब कहते हैं और उसके लिए जो हमारा फाइनल आया था वो था ml-1 t-2। तो देखिए आप ऑप्शन में कहीं भी ml-1 t-2 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। मैं बस एक छोटा सा फार्मूला आपको बता दूं आवेग का फार्मूला। तो आवेग का फार्मूला के लिए हमारे पास क्या है? फोर्स है यानी कि न्यूटन है और इनटू में क्या है आपका? टाइम है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन
सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा सिलेंट्रेटा के लिए आपका कौन सा समुदाय में आएगा, जेलीफिश जो है वो आपका क्या है, सिलेंट्रेटा समुदाय से रिलेटेड है। अच्छा, सिलेंट्रेटा जो समुदाय का जो गुण होता है वो याद रखेंगे, वो क्या है, वो एक तरह का जलीय जीव है। नेक्स्ट है आपका सार्कोप्लाज्म, क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो याद रखेंगे सार्कोप्लाज्म रैखित मांसपेशी यानी कि स्ट्रिप्ड मसल के अर्ध तरल इंट्राफाइब्रियल पदार्थ होता है। क्या होता है, सार्कोप्लाज्म क्या है आपका, एक अर्ध तरल इंट्राफाइब्रियल पदार्थ होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उपास्थि यानी कार्टिलेज क्या होता है। तो याद रखिएगा कार्टिलेज आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, सघन तरल उत्तक है, टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का, रासायनिक तुल्यांक W और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक क्या है। माइकल फैराडे का आपने नाम सुना होगा। इनका जो है रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बीच में रिलेशन कैसा है, तो याद रखिएगा ये रिलेशन है F=W/Z, जहाँ W रासायनिक तुल्यांक है और Z जो है वो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो चलिए, आई होप सो आपको कुछ अच्छा लगा इस सेट में। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।